नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे तेज चुनावी विश्लेषण, चुनावी प्रसारण, सत्ता का संग्राम। आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार, इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष, न्यूज हेड अरविंद तिवारी जी मौजूद है। आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार अरविंद जी, पूरे सुबह से हम लगातार चुनाव की पल पल की खबरें इन 5 राज्यों की बता रहे हैं और अब लगभग ट्रेंड पूरी तरह से सेट हो चुका है और अब बहुत कम गुंजाइश है कि इसमें कुछ परिवर्तन होगा। इस पूरे 5 राज्यों की अगर आप चुनाव की मैं आपसे समीक्षा करवाना चाहूँ, आप इस दौरान कई दौरे पे भी रहे, कई सीटों पे भी आपका संपर्क रहा, कुछ पत्रकार मित्रों से भी आपकी बातचीत होती रही। लग नहीं रहा था कि बीजेपी इस तरह से स्वीप करेगी। लग रहा था सपा बहुत मुकाबले में है, उत्तराखंड में कांग्रेस बहुत मुकाबले में है, लेकिन जो जब नतीजा है तो पूरा सुपड़ा साफ है। बिल्कुल प्रतीक जी, आपने सही कहा कि इस तरह के नतीजे अपेक्षित नहीं थे। जो ग्राउंड लेवल पे देख रहे थे, जिन मीडिया के साथियों से बात हो रही थी या राजनीतिक दल के जो विश्लेषक हैं, राजनीतिक दलों से जो जुड़े लोग हैं या जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे जो बात हो रही थी, उसमें बार बार ये बात सामने आ रही थी कि उत्तर प्रदेश में बहुत टफ फाइट है और बीजेपी यदि सत्ता में आने की ओर बढ़ती भी है तो 190 से 235 सीट के आसपास भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। सपा के बारे में कहा जा रहा था कि सपा ने बहुत कड़ी चुनौती दी और हो सकता है कि सपा इस बार सरकार बनाने में कामयाब हो। लेकिन जो नतीजे आ रहे हैं, अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड अभी तक, अब तो लगभग ट्रेंड सेट ही हो गया है, तो 263 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जाती दिख रही है अभी तक की स्थिति में, और सपा जो है वो 140 के आसपास अभी चल रहा है कि 140 के आसपास सीटें मिल रही है। कांग्रेस बसपा के जिस अंदाज में बसपा इस बार चुनाव मैदान में थी, उससे बहुत स्पष्ट लग रहा था कि बसपा इस बार भारतीय जनता पार्टी के मददगार की भूमिका के रूप में है और लगभग वैसे ही लग रहा है। बी टीम ऐसा लग रहा था कि बसपा का जो वोट बैंक है वो शिफ्ट हो जाएगा सपा में, लेकिन ऐसा जो नतीजे सामने आए उससे ऐसा कतई नहीं लग रहा है कि बसपा का वोट बैंक सपा में शिफ्ट हुआ। ऐसा लग रहा है कि बसपा ने इस चुनाव में भाजपा की बी टीम के रूप में ही काम किया। हाँ, लेकिन सपा के लिए संतोष की बात यह है कि पिछली बार 47 सीट्स थी उनकी और इस बार जो है, पिछली बार 47 सीटों पे जीते, तो इस बार जो है आंकड़ा उनका लगभग 140 के आसपास आगे पीछे हो रहा है। कभी 134 135 हो जाता है, कभी 142 पे चला जाता है। 82 सीटों का फायदा अभी आज की इस समय वर्तमान स्थिति में 82 सीटों का फायदा हो रहा है। तो ये सीधा नुकसान तो ये भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है, बसपा को हुआ। और कांग्रेस के लिए मतलब सबसे शॉक्ड है ये वो कि कांग्रेस में इतनी मेहनत प्रियंका गांधी ने की, लगातार वहां लगी रही, देश के कई नेताओं को अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस जो नतीजे आ रहे हैं वो बहुत ही मतलब लड़की हूं लड़ सकती, लेकिन लगता नहीं कि वो लड़ पाई। बिल्कुल सही कहा आपने कि लड़ नहीं पाई। ऐसा लग रहा, अब कांग्रेसी तर्क दे रहे हैं। सुबह से मैं देख रहा हूं कि उन्होंने वहां पे पार्टी के नेटवर्क खड़ा कर दिया, उसका फायदा आने वाले समय में, ये सब कहने की बात है, लेकिन कुल मिला के कांग्रेस के लिए भी ये परिणाम बहुत निराशाजनक है और नेहरू गांधी परिवार के हाथ में कांग्रेस का नेतृत्व अब रहेगा या नहीं रहेगा, इस पर चर्चा शुरू हो चुकी है। और मुझे लगता है कि अगर ये मैं कहूं कि अब राहुल गांधी और गांधी परिवार जो है कांग्रेस पर बोझ बनता जा रहा है। बिल्कुल, अब कांग्रेस का बड़ा वर्ग भी है कि मान रहा है, क्योंकि जो लगातार जो अलग अलग चुनाव के जो नतीजे हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से, उसके बाद ऐसा महसूस किया जा रहा है। लेकिन चौंकाने वाला सबसे जो नतीजा मैं मान रहा हूं पंजाब का है। पंजाब में हर पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हार रहे हैं। चन्नी दोनों सीटों पे पीछे चल रहे हैं। बादल परिवार के तीनों बड़े सदस्य हार गए। प्रकाश सिंह बादल हार गए, सुखबीर हार गए, मनप्रीत हार गए, अमरिंदर सिंह पटियाला जहां के वो महाराज हैं, जहां के राजा हैं, वहां से वो चुनाव हार गए। और कई बड़े नेता आ रहे हैं, चन्नी मंत्रिमंडल के कई सदस्य भी चुनाव हारे। तो बहुत चौंकाने वाला है। यहाँ पर भगवत मान को जब मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया था तो कांग्रेस और भाजपा दोनों ने और अकाली दल ने उनकी खिल्ली उड़ाने में कोई कसर बाकी नहीं। सोशल मीडिया पर इन दलों का जो मजबूत नेटवर्क है उसके माध्यम से भगवत मान को लेकर तमाम ऐसे वीडियो प्रसारित किए गए और कॉमेडियन और ये भी कहा गया कि भगवत मान को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ी गलती की। लेकिन जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का भगवत मान को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने का निर्णय बिल्कुल सही था। देखिए आप, कितनी लगातार सीटें बढ़ती जा रही है। 100 के आसपास सीटें जो है आम आदमी पार्टी में गेन कर रही है। कांग्रेस 17-18 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। शिरोमणि अकाली दल जिसने सालों तक पंजाब की सत्ता पे राज किया, उसकी हालत हम देखें क्या हो रही है। दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पा रही है। भारतीय जनता पार्टी भी 4-5 सीटों पर चल रही है। तो बहुत ही मतलब ये लग रहा है। और कप्तान सिंह सोलंकी जो भारतीय जनता संघ के बहुत वरिष्ठ प्रचारक, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, संगठन महामंत्री रहे, बाद में हरियाणा के राज्यपाल रहे, उनका जो ट्वीट आया वो भी बड़ा आम आदमी पार्टी कह रहे हैं कि किस तरह से आम आदमी हमें सीख लेना चाहिए,
हमें आम आदमी पार्टी किस तरह से सुपड़ा साफ कर देती है। दिल्ली का उदाहरण हम देखें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा तो अपोजिशन की पार्टियों को 3 सीट मिली, भारतीय जनता पार्टी को। यहाँ जो जिस अंदाज में पिछली बार आम आदमी पार्टी ने अपने पांव जमाए थे और फिर मजबूत अपने उसको पांव को मजबूत करते हुए उन्होंने अभी जिस तरीके से इस चुनाव में फतेह हासिल की है, तो ये बड़ा एक झटका है कांग्रेस, भाजपा और शिरोमणि अकाली दल तीनों के लिए। उत्तराखंड के नतीजों को लेकर हमें ये कहा जा रहा था कि यहाँ बराबरी की टक्कर है, लेकिन जो नतीजे आ रहे हैं वो कहीं भी नहीं ऐसा दर्शा रहे हैं कि बराबरी की टक्कर है। नतीजे भारतीय जनता पार्टी को बहुत आगे बता रहे हैं कांग्रेस से। तो मतलब वहां भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने 48 सीट के करीब उत्तराखंड में ऐसी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। बिल्कुल, तो वहां भी ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने एक तो वहां मुख्यमंत्री पद का चेहरा किसी को घोषित नहीं किया। बाद में ऐसा कहा गया कि हरीश रावत की जब सोनिया गांधी से मुलाकात हुई, राहुल गांधी से मुलाकात हुई, उसके बाद ये कहा गया है कि घोषित भले ही नहीं कर रहा हूं लेकिन हरीश रावत ही। और ऐसा हरीश रावत ने कहा, किसी और ने नहीं कहा, हरीश रावत ने खुद ही कहा कि मैं ही चेहरा हूं। हाँ, प्रियंका जी ने मुझे कह दिया है वही। और जब तक उनको चेहरा घोषित नहीं किया गया था तो वो जिस अंदाज में अपनी बात कह रहे थे उससे स्पष्ट था कि असंतुष्ट हरीश रावत खुद चुनाव हार रहे हैं। तो इसलिए ये सारी स्थितियां, और चाहे यूपी हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे पंजाब हो, चाहे गोवा हो, चाहे मणिपुर हो, जिस तरह से नया नेतृत्व चुनाव जीत के आ रहा है, नए नए उम्मीदवार जो पहली बार मैदान में उतरे और स्थापित नेता जिस तरह आ रहे हैं, हम जहां तक हमारी जानकारी है प्रमोद सावंत भी पीछे चल रहे हैं गोवा में। तो ये सारा वो, हाँ गोवा में भी, हम गोवा की बात करें अब, तो गोवा में भी प्रियंका गांधी ने बहुत मेहनत की थी, वो खुद गई थी वहां पे, राहुल गांधी भी वहां गए थे, और अरविंद केजरीवाल ने भी वहां बहुत ताकत लगाई थी। और लगातार वहां पे ये चल रहा था कि बहुत मुश्किल रहेगी भारतीय जनता पार्टी को अपनी सरकार बचाना, लेकिन अच्छी खासी 19 सीटें अभी तक भाजपा जो है 19 सीटों पे लीड कर रही। कई सीटों के परिणाम भी घोषित हो गए, कांग्रेस 12 पे सिमटी हुई है, टीएमसी ने जरूर यहाँ पे इस बार अपनी दखल बनाई है और 5 सीटें, क्योंकि 2-3 बड़े कांग्रेस के जो नेता थे, एंड्रे फ्लेरियो जो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो टीएमसी चले गए और 3 सीटें टीएमसी को वहां मिल रही है। तो इसलिए अगर ये कांग्रेस का जो 12 सीटों का आंकड़ा है प्रतीक जी, यदि ये, क्योंकि वहां पे एक चौंकाने वाली जानकारी ये है कि इसकी गोवा की कई सीटों पर बहुत कम डिफरेंस से अभी कई उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, जिनमें कांग्रेस भाजपा दोनों के उम्मीदवार हैं। वहां एक सीट पे तो शायद 10-15 मतों का ही अंतर चल रहा है। तो वहां की जो विधानसभा क्षेत्र है वो इतने छोटे हैं, उससे बड़े अपने पार्षद की वोटिंग होती है। यदि अंतिम परिणाम आते आते कांग्रेस 12 से 15 तक आ जाती है या 16 तक आ जाती है, बीजेपी की सीट कम हो जाती है, और वहां भाजपा को रोकने के लिए टीएमसी यदि कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेती है, ये कह चुकी है टीएमसी। हाँ, तो ऐसी स्थिति में टीएमसी और आपने कहा है कि हम भाजपा को रोकने के लिए किसी से भी हाथ मिला सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की निगाहें भी अन्य जो जीत के आए हैं, वो अन्य भी 3 वहां पे आगे चल रहे हैं। और भारतीय राजनीति का ये बड़ा विषादपूर्ण चेहरा है, बड़ा कलंकित चेहरा है कि कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहाँ के किसी भी विधायक पे विश्वास नहीं किया जा सकता। उनमें गोवा भी है। गोवा के सारे विधायक जो हैं वो कब बिक जाएं और कब दूसरे पार्टी में चले जाएं, कहना मुश्किल है। पिछली बार हमने देखा ही ना, गोवा में कांग्रेस को 17 सीटें मिली थी और बीजेपी को 13 मिली थी, उसके बावजूद वहां भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में सफल हो गई थी। कांग्रेस के कई जो निर्वाचित विधायक थे वो टूट गए थे। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति है। दिग्विजय सिंह जी तब वहां के प्रभारी थे। अब अपन मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में भी परिदृश्य लगभग स्पष्ट हो गया, लेकिन मणिपुर में आप देखिए कि जेडीयू की एंट्री हो गई है। मतलब मणिपुर में जब चुनाव की हलचल थी तब जेडीयू ने जब अपने उम्मीदवार घोषित किए तो बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया गया था कि आखिर जेडीयू मणिपुर का क्या, लेकिन मणिपुर में जेडीयू ने अपनी एंट्री कर ली है। कांग्रेस तो खैर बहुत पीछे वहां पे चल रही है और मणिपुर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बरकरार रहेगी। तो कुल मिला के जो ओवरऑल इस चुनाव का जो परिदृश्य सामने आ रहा है प्रतीक जी, वो ये है कि एक तो उत्तर प्रदेश जिसके चुनाव पर मेरा कहना है कि पूरे हिंदुस्तान की नज़र थी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपना किला बचाने में सफल होगी। सीटें जरूर कुछ कम हुई है, लेकिन इतने संघर्षपूर्ण मुकाबले में सीटों का कम ज्यादा होना कोई मायने नहीं रखता। मैं अरविंद जी आपसे जानना चाह रहा हूं कि किस तरह से ब्रांड मोदी, टीम मोदी भारतीय राजनीति को डोमिनेट कर रही है जी। ये मैं चाहूंगा कि इसका विश्लेषण देखिए प्रतीक जी, उत्तर प्रदेश के नतीजों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ब्रांड मोदी हिंदुस्तान की राजनीति को डोमिनेट कर रहा। पिछले लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो जब लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की घोषणा हुई थी तो आपको और हमको भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। मध्य प्रदेश के कई उम्मीदवारों को लेकर हमने आश्चर्य व्यक्त किया था कि भारतीय जनता पार्टी ने भिंड में भागीरथ प्रसाद का टिकट काट के संध्या राय को दे दिया, इंदौर में सुमित्रा महाजन का टिकट काट के शंकर ललवानी को, हमको भी बड़ा आश्चर्य था। उज्जैन में अनिल फिरोजिया को दे दिया, जबकि कई बड़े बड़े दावेदार थे वहां पे। और ये सारे लोग लाखों से जीते। देवास शाजापुर में महेंद्र सिंह सोलंकी जो कि जज थे,
तो हमने दिया, हमको आश्चर्य लगा। लेकिन जिस अंदाज में मोदी लहर चली और जो ब्रांड मोदी की आप बात करिए, सब जीत गए और लाखों वोटों से जीते। रिकॉर्ड, कल्पना ही नहीं थी किसी को रिकॉर्ड वोटों से जीते कि इतने मध्य प्रदेश में। मेरे को लगता है कि मतलब 1 लाख वोटों से ज्यादा से जीतने वाले मध्य प्रदेश के कई सांसद रहे। शंकर ललवानी तो खैर बड़ी 5 लाख मतों से देश जीते, के 10 पहले 10 जो बड़ी संख्या, बड़ी उसमें जीते, उसमें थे। तो इसलिए वो ब्रांड मोदी तो उसी दौर से चल पड़ा। और यूपी के इलेक्शन जो बहुत प्रतिष्ठापूर्ण थे, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं की निगाहें थी, उसने ये स्पष्ट कर दिया है कि अभी तो देश की राजनीति में ब्रांड मोदी ही चल रहा है। मेनका गांधी नाराज थी, उनके पुत्र वरुण गांधी नाराज थे, उन्होंने यहाँ तक कि पीलीभीत क्षेत्र में भी उन्होंने प्रचार नहीं किया। लेकिन आप देखिए कि पीलीभीत में भी भारतीय जनता पार्टी के लोग जीत रहे हैं। और दूसरा है कि आप देखिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो बहुत कद्दावर नेता थे, जो बीएसपी छोड़ के बीजेपी में आए थे, बीएसपी छोड़ के बीजेपी में आए थे, बीजेपी छोड़ के चुनाव के पहले सपा में आए थे, वो हजारों वोटों से चुनाव हारे, पीछे चल रहे थे और निश्चित तौर पे वो हारेंगे। तो जब स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़ के सपा में शामिल हुए थे, तो ये कहा गया कि बहुत बड़े देश के पिछड़े वर्ग के नेता और उत्तर प्रदेश में उनका बड़ा प्रभाव है और इसका सीधा फायदा नहीं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो देख लेते हैं, भाप लेते हैं कौन जीतने वाला, उसी में चले जाते हैं। मतलब बड़े राजनीतिक मौसम विज्ञानी। लेकिन वो पहले तो उनकी हार उसी वक्त मान ली गई जब वो पढ़ोरना, जो उनकी परंपरागत सीट थी, उसको छोड़ के फाजिल नगर आ गए। तो लोगों, पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी एक मैसेज गया, गलत मैसेज गया, यार स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा नेता, जो पार्टी का इतना कद्दावर नेता, वो यहाँ पढ़ोरना छोड़ के फाजिल नगर क्यों जा रहा है। और फाजिल नगर में भी उनकी जो गत हुई है, उससे स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के इन चुनाव में योगी का काम तो था ही था। लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पे उनकी सरकार ने जो काम किया, अन्य फ्रंट पे भले ही योगी सरकार विफल रही हो, लेकिन वहाँ जो असामाजिक तत्वों को, गुंडे बदमाशों को नियंत्रित करने के लिए जो काम सरकार ने किया, कहीं ना कहीं वो भी जनादेश भाजपा के पक्ष, वापस भाजपा के पक्ष में लाने में बड़ा मददगार साबित हुआ। बुलडोजर, हाँ बुलडोजर। तो मोदी बुलडोजर का मतलब योगी का काम और मोदी का ब्रांड, इसी ने जो है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जिसकी पूरे हिंदुस्तान की नजर जहाँ थी और जहाँ से भारत की राजनीति की दिशा तय होती है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को फिर सत्ता में ला दी। तो ये माना जाए अरविंद तिवारी जी कि 2024 में मोदी का काम काफी आसान हो गया है और अब ऐसा कोई दूर दूर तक लग नहीं रहा कि 2024 में कोई उनको चुनौती दे पाएगा। प्रतीक जी, 2024 में काम तो आसान हो ही गया। उसके पहले जो गुजरात के चुनाव हैं, उसके पहले जो हिमाचल के चुनाव हैं, उसके पहले जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी का काम बहुत आसान हो गया। क्योंकि मध्य प्रदेश जैसे राज्य, जहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में या कांग्रेस के नेताओं में जहाँ थोड़ा बहुत उत्साह था कि हमारी सरकार 15 महीने रही, उसके बाद का जो दृश्य बना उसमें हमारी सरकार, निर्वाचित सरकार चली गई, तो उसके बाद एक लग रहा था कि एक कांग्रेस का कार्यकर्ता उत्साह में है और कोशिश करेगा कि वापस सरकार में आए। जनता में भी कहीं ना कहीं, चूंकि एक पार्टी की सरकार अगर 12-15 साल रह ले और 4 बार लगातार रह ले और एक मुख्यमंत्री 17-18 साल रह ले, तो कहीं ना कहीं एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर तो रहता। लेकिन ये जो उत्तर प्रदेश के नतीजे आए हैं और ये जो 5 राज्यों के, उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के जो नतीजे आ रहे हैं, उसने सबसे ज्यादा कांग्रेस की भविष्य की संभावनाओं को धूमिल किया है। अब अगर हम बात करें इस चुनावों का इम्पैक्ट मध्य प्रदेश पर, क्योंकि मध्य प्रदेश के बीजेपी के नेता बहुत बड़ी बेसब्री से इन चुनावों की प्रतीक्षा कर रहे थे कि इसका मध्य प्रदेश पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अब चूंकि मोदी तो नो डाउट पहले भी पार्टी में सर्वशक्तिमान थे, अमित शाह मोदी, लेकिन अब तो और ज़्यादा पावरफुल हो गए। तो उसको किस तरह से आप लेते हैं कि मध्य प्रदेश में अब क्या समीकरण बनेंगे, मध्य प्रदेश में अब चुनाव की क्या रणनीति बनेगी और किस दिशा को लेकर, किस लाइन और लेंथ पर अब भारतीय जनता पार्टी काम करेगी? देखिए, यदि हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पसंद पर बात करें तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि मध्य प्रदेश में वर्तमान सत्ता के जो शीर्ष पुरुष हैं वो कभी भी नरेंद्र मोदी या अमित शाह की पसंद के नहीं माने गए। पार्टी के लिए चुनाव के लिए मुश्किल से 1.5 साल का समय बचा है, क्योंकि 2-4 महीने तो हम गिने ही नहीं, वो तो उम्मीदवारों के चयन से लेकर तमाम चुनावी मैनेजमेंट में निकल जाते हैं। ऐसी स्थिति में यदि जब उत्तर प्रदेश में इतनी बढ़िया सरकार चलने के बाद और पूरी ताकत झोंकने के बाद भारतीय जनता पार्टी 260 के आसपास सीटें ला पाई, उसे बड़ी संख्या में
सीटों का नुकसान हो रहा, 70-80 सीटों का नुकसान हो रहा, सपा 47 से आगे बढ़ती नजर आ रही। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है, क्योंकि ऑलरेडी राजस्थान और छत्तीसगढ़ तो कांग्रेस के पास है, भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती मध्य प्रदेश में अपनी सरकार को बचाना। तो ऐसी स्थिति में लगता है कि वर्तमान जो नतीजे आए हैं इन राज्यों के, इसके बाद हो सकता है कि मध्य प्रदेश को लेकर, मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अपनी सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखे, क्योंकि मध्य प्रदेश तो संगठन की प्रयोगशाला है बिल्कुल। कुशाभाऊ ठाकरे के जमाने में से। जगत प्रकाश नड्डा बोल के गए, आपने 2 दिन पहले जब इंदौर प्रवास पे थे, देवास पे, तो उन्होंने बोला कि उनका सीधा संकेत था कि आप अपना भी आज वो ऐसी स्थितियां क्यों हैं कि जब मोदी मन की बात कहते हैं प्रधानमंत्री, तो लोग उसको सुनने के लिए बेचैन रहते हैं। तो आप भी अपना व्यक्तित्व कहीं ऐसा निर्मित करें। और मुझे लगता है कि जो नड्डा जी ने जो बात बोली है कि आपका व्यक्तित्व भी ऐसा होना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी की भविष्य की मध्य प्रदेश की रणनीति की ओर स्पष्ट संकेत कर रहा है। क्यों मन की बात मंत्री विधायक क्यों कार्यकर्ताओं से अपनी बात नहीं कहते, कि छुपाने ऐसा क्या है? ये सवाल ये नड्डा जी ने बिल्कुल बिल्कुल, उनका आशय ये था कि आपको कार्यकर्ताओं के फ्रंट पे बिल्कुल ओपन रहना पड़ेगा, उनसे शेयरिंग करना पड़ेगी, क्योंकि अंततः मैदान में तो आपके लिए काम वही करते हैं। क्या केजरीवाल भविष्य में मोदी के लिए चुनौती बन सकते हैं? क्योंकि केजरीवाल का अपना एक मॉडल है, केजरीवाल डिफरेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हटकर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और जिस तरह से वो मुफ्त में बांटने का काम करते हैं, जिस तरह सारा चीज मुफ्त कर देते हैं, तो उसके बाद क्या मोदी को चुनौती हो सकती है? देखिए, भविष्य में यदि अरविंद केजरीवाल विपक्ष की अगुवाई करते नजर आए तो चौंकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उम्र भी उनके पक्ष में है। उम्र भी उनके पक्ष में। दूसरा, जो दिल्ली में सरकार चलाने का जो उनका मॉडल था, वो पंजाब में जो बहुमत मिला है उससे स्पष्ट लग रहा है कि वो मॉडल अब चल निकला है, क्योंकि दिल्ली और पंजाब की कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, वहां के लोगों का वहां आना जाना, सामाजिक ताना बाना, व्यापार व्यवसाय, दिल्ली में बहुत सारे सिख हैं, व्यापार व्यवसाय, जिनकी रिश्तेदारी तो पंजाब में। ये सारा जो फ्लो गया है असल में, कि दिल्ली में सरकार एजुकेशन के मामले में, हेल्थ के मामले में, पानी के मामले में, बिजली के मामले में, मतलब आम आदमी से जुड़े बुनियादी मुद्दों पर जो काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया, और सरकार केवल काम ही नहीं किया, उन्होंने जो नतीजे दिए हैं उससे मुझे लगता है उसका जो संदेश पंजाब है, क्योंकि पंजाब में पिछली बार भी आम आदमी पार्टी ने अच्छी खासी सीटें हासिल कर ली थी, और उसके बाद उन्होंने जीत हासिल करने के बाद वो वहीं नहीं रुके, लगातार काम करते रहे, मजबूती दी, और दिल्ली सरकार का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। और रणनीतिकार अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे लोग थे, राघव चड्ढा जो है, उन्होंने वहाँ पूरा समय दिया। तो पार्टी ने बहुत ज़्यादा फोकस पंजाब पे किया, बुनियादी चीज़ों को पकड़ा, और कहीं ना कहीं पंजाब की जनता के मन में वो ये विश्वास जगाने में सफल हुए कि जो सुविधाएं दिल्ली की जनता को मिल रही है, चाहे वो आप दिल्ली के सरकारी स्कूलों की स्थिति देख लें, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की स्थिति देख लें, दिल्ली में बिजली की स्थिति देख लें, और दिल्ली में पानी की स्थिति देख लें, और ये हम देखते हैं ना, जो आम आदमी से जुड़े जितने मुद्दे, कहीं ना कहीं उसमें एक मैसेज आम आदमी पार्टी जनता को देने में सफल हुई कि यदि आप हमें सरकार चलाने का मौका देंगे तो हम निश्चित तौर पर आपकी अपेक्षाओं पर खड़े होंगे। तो अब जो देश का वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य आ रहा है कि नेहरू गांधी परिवार मुख्य परिदृश्य से बाहर होता नजर आ रहा है, शरद पवार उम्र दराज हो चुके हैं, तो और ममता बनर्जी सहित सारे अन्य नेता जो हैं, चाहे फिर उसमें चंद्रबाबू नायडू हों, तेलंगाना के जो चंद्रशेखर राव हों, अन्य नेता जितने भी, इनको कहीं ना कहीं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी का फायदा तो मिलना है, और उम्र का जैसा आपने बताया कि एक बहुत बड़ा फैक्टर उनके साथ है, प्लस है एक विजनरी नेता की छवि उनकी बन चुकी है। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में वो मोदी को चुनौती देते तो नजर आएंगे। अब एक बड़ी बात ये, बड़ा सामना ये होगा कि केजरीवाल, जैसा कि आप कह रहे हैं कि विपक्षी लीडरशिप कर सकते हैं, विपक्ष को के साथ सकते हैं, मतलब लीडरशिप कर सकते हैं, या सारे नेताओं को एक छाते के नीचे तो ला ही सकते हैं, ला सकते हैं, बिल्कुल एक ग्लू का काम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन प्रश्न वही आएगा कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी, क्या अब वक्त आ गया है कि कांग्रेस को गांधी नेहरू परिवार से बाहर जाकर सोचना चाहिए? देखिए, कांग्रेस में ये चिंतन काफी दिनों पहले शुरू हो गया है। G23 जो ग्रुप बना था, उससे ये ध्वनि सामने आने लगी थी। और देखिए, राजनीतिक दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं के सामने सबसे बड़ा संकट के लिए मार्गदर्शक की भूमिका उनके शीर्ष पर बैठा व्यक्ति जो है वही निभाता। आज भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी और अमित शाह शीर्ष पे हैं, तो पूरी चेन जो है ऊपर से नीचे तक बनी हुई है, और दोनों मार्गदर्शक की भूमिका में। कांग्रेस में अब किस मार्गदर्शक की भूमिका में कोई है ही नहीं। राहुल गांधी खुद बेहद कंफ्यूज्ड है, और उनका जो
वो बार बार उनकी बॉडी लाइन से और वो जिस तरह की बातें करते उससे संकेत लगता है कि वो कांग्रेस को लीडरशिप देने के इच्छुक ही नहीं है। एक तो ये उनको लेके मैसेज पार्टी के आम कार्यकर्ताओं में कि राहुल गांधी खुद ही इच्छुक नहीं है, कभी वो अध्यक्ष बनते इस्तीफा दे देते, अंतरिम अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं होते। सोनिया गांधी अब उम्र के उस मुकाम पर पहुंच चुकी हैं जहां वह पार्टी को सक्रिय नेतृत्व नहीं दे सकती। प्रियंका गांधी को जब कांग्रेस का नेतृत्व सौंपा जाना था तब पार्टी ने उन्हें नेतृत्व सौंपा नहीं और उन्हें एक राज्य तक ले जाकर सीमित कर दिया। कांग्रेस का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है कि प्रियंका गांधी में अपार संभावनाएं थी, यदि उन्हें सही समय में नेतृत्व का मौका दिया जाता तो हालात कुछ बेहतर होते, लेकिन पार्टी ने उनको 10 साल हम देखें 2 विधानसभा चुनाव तो उत्तर प्रदेश में ही दांव पे लगा दिया। तो इसलिए अब अभी भी कहा जा रहा था कि वो मुख्यमंत्री पद का चेहरा है। अब ऐसा लग रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री पद अब का ऐसा चेहरा लग रहा है कि सीट नहीं आई आने वाले समय में कांग्रेस को कोई नया नेता ही नेतृत्व देता नजर आए तो हमें चौंकने की जरूरत नहीं है। अब जो G23 का आप जिक्र कर रहे थे, अब ये G23 कल से क्या मुखर होगा, क्योंकि अब ये बहुत बड़ा मौका उनको मिल गया है। देखिए प्रतीक जी, जब इन नतीजों के पहले ही G23 के नेता काफी मुखर थे, अलग अलग राज्यों में दौरे पे जा रहे थे और अलग अलग फोरम पर अपनी बात कह रहे थे, तो अब जो हालात बन रहे हैं उसमें तो उनकी मुखरता और बढ़ना ही। गुलाम नबी आजाद जैसा व्यक्ति हो या अंबिका सोनी हो या कपिल सिब्बल हो, ये तमाम जो आनंद शर्मा हो, सब ये अच्छा, ये देखिए कि गुलाम नबी आजाद का तो राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया, पार्टी ने उन्हें मौका नहीं दिया। अगले साल इसी साल अप्रैल में, मार्च अप्रैल में जो है वो इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, आनंद शर्मा का, अंबिका सोनी का, विवेक तनखा का, इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो अब मतलब कांग्रेस में भी बड़ी विचित्र स्थितियां बनने वाली है और ये मेरा सा मानना है कि G23 सहित पार्टी के एक बहुत बड़े वर्ग एंटोनी कह चुके कि मैं उम्र पार कर चुका हूं। बनी थी 2014 में, उस कमेटी की कोई सिफारिश मानी नहीं। उन्होंने तो अब कह दिया कि मुझे चुनावी राजनीति से दूर रखना, मैं 80 पार हो चुका हूं। तो अब कांग्रेस के पास सबसे बड़ा संकट एक नेतृत्व का भी है। सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी कांग्रेस के लिए बोझ साबित हुए हैं? क्या ये माना जाए कि राहुल गांधी ने कांग्रेस को लगभग समाप्त कर दिया? देखिए प्रतीक जी, आज सुबह से आप भी स्टूडियो में थे और मैं भी दफ्तर में था। कांग्रेस के करीब आधा दर्जन नेता अलग अलग डिबेट में भाग लेने DJNA न्यूज के फोरम पे थे। इस डिबेट में शामिल उत्तर प्रदेश के नतीजे जब आना शुरू हुए या उत्तरांचल के नतीजे आना शुरू हुए और पंजाब में जो कांग्रेस की दुर्गति हुई, उसके बाद उन्हीं नेताओं की पहली प्रतिक्रिया ये थी कि राहुल गांधी ने कांग्रेस को डुबाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। ये अब पार्टी के लिए बोझ बन गए, इसलिए आम जनता के तो कुछ कहने का भी मौका ही नहीं आया है, तो अभी तो पार्टी के नेता ही कहने लगे ये बात। क्योंकि 2014 के बाद अगर हम देखें तो छोटे बड़े 30 चुनाव कांग्रेस बुरी तरह से हार गई। जीत के नाम पर क्या है? जीत के नाम पर एक बार पंजाब है, एक बार मध्य प्रदेश है, एक बार छत्तीसगढ़ है, एक बार आपका राजस्थान है, बस। बाकी लगातार आपको हारना पड़ता है। दक्षिण में इतनी मजबूत कांग्रेस हुआ करती थी, आज दक्षिण में नाम लेवा नहीं है। गुजरात में जाने कितने साल से नहीं जीते। उत्तर प्रदेश में 35 साल से पार्टी का कोई नाम लेवा नहीं है। अगर आप उत्तर प्रदेश में पार्टी नहीं खड़ी कर सकते तो दिल्ली की ताले की चाबी कैसे खुलेगी? बिल्कुल सही बात है। दिल्ली का रास्ता तो उत्तर प्रदेश से निकलता है, दूसरी ओर आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में हारी और बंगाल में हारने के बाद जब उत्तर प्रदेश जैसा सम्मानजनक हारी है, वही बता रहा हूं, 3 से वो 78 तक पहुंचे। बिल्कुल, वो 3 से 78 लेके हारी। उसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बचाने के लिए कि हमारी सरकार रहे, पूरी ताकत झोंक दी और एक रणनीति के साथ चुनाव लड़ा। ये जो एग्रेसिवनेस है मोदी और अमित शाह की जोड़ी में, ये एग्रेसिवनेस आप कैसे मानते हैं कि एग्रेसिवनेस का क्या फायदा होता है? नहीं, निश्चित तौर पर इस एग्रेसिवनेस का फायदा मिला ही है। उत्तर प्रदेश के नतीजे ये साबित कर रहे हैं, जिस अंदाज में मोदी ने वहां अपने विरोधियों को कटघरे में खड़ा किया और जो स्ट्रेटेजी उनकी थी और जो पॉइंट उन्होंने राइज किए, वो निश्चित तौर पे, और उनका एग्रेशन हम देखते थे चुनावी सभाओं में, जिस अंदाज में मोदी बोलते थे या पार्टी के लीडर्स से जिस अंदाज में वो रूबरू होते थे, उनका एग्रेशन हमें स्पष्ट दिखता था और उसका फायदा मिला। अच्छा देखिए, ये बड़ा मुद्दा उठाया इस समय कि भाई जो बच्चे यूक्रेन में फंस गए हैं वो भारत में नहीं लाए जा रहे हैं, उनके साथ हो रहा वीडियो चले सोशल मीडिया पे कि हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हम -30 डिग्री में, हमको खाना नहीं मिल रहा, हमको रजाइयाँ नहीं मिल रही हैं। तमाम चुनाव के दौरान इसको मुद्दा बनाया गया कि बच्चे ला नहीं पाने में, लेकिन नतीजों में कोई फर्क नहीं दिखाई दे रहा। नहीं, बिल्कुल देखिए, आप किसी भी देश में, हमें यूक्रेन की बात पहले भी कहा गया कि वहाँ पहले कुवैत से जो है जब लाया गया था तो तब ऐसा हुआ था, ये हुआ था, तमाम बातें कही, लेकिन जो परिस्थितियाँ निर्मित हुई उसके बाद सरकार ने जिस अंदाज में काम किया,
4 मंत्री लगाए गए और वो उन मंत्रियों ने वहां पर उन बच्चों को भरोसे में लिया, हिंदुस्तान में उनके परिजनों को भरोसे। अब आप बताइए कि जो यूक्रेन में बच्चे फंसे हुए थे उनको लाना तो एक अलग बात थी, लेकिन उनके जो परिजन यहाँ थे हिंदुस्तान में, उन तक सरकारी नुमाइंदों का पहुंचना, उन तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पहुंचना और उनके परिजनों को आश्वस्त करना कि आप चिंता न करें, आपके बच्चे वहां सुरक्षित हैं, उनको लाने की जिम्मेदारी हमारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चिंतित है। इससे एक मैसेज तो उन बच्चों में, उनके परिजनों में गया ना। और बात अगर ये की जाए कि भाई मोदी के खिलाफ जो सबसे चीज़ें जा रही थी वो जा रही थी देश की अर्थव्यवस्था का मामला, कि भाई बहुत महंगाई बढ़ गई है, बहुत बेरोजगारी बढ़ गई है। लेकिन जब चुनाव आते हैं तो ये सारे मुद्दे गौण हो जाते हैं और मोदी इतना बड़ा नाम हो जाता है कि ये सब चीज़ों पे। देखिए, चाहे पिछले विधानसभा के चुनाव हो, उसके बाद का लोकसभा का चुनाव हो, मोदी के खिलाफ इस बात को लेकर भयंकर पब्लिसिटी रही और मतलब कैंपेन चलाया गया है कि अर्थव्यवस्था को उन्होंने तबाह कर दिया, महंगाई बढ़ रही है, हर वर्ग परेशान है। लेकिन नतीजों में उसका असर तो कहीं देखने को नहीं मिला ना। इसका मतलब ये है कि ठीक है, जनता को लग रहा है कि कुछ परेशानियां हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि जो पूर्व के शासक रहे उनकी तुलना में मोदी देश को बेहतर शासन, एक ईमानदार तो है, अभी तक कोई दाग तो नहीं लगा, बिल्कुल एक बेहतर शासन दे रहे हैं, जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश। मॉनिटरिंग उनकी बहुत सशक्त है, बहुत तगड़ी मॉनिटरिंग करते हैं कि वो जो योजना बनाते हैं वो ग्रास रूट लेवल तक जा रही कि नहीं जा रही है, चाहे वो जल नल योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो। सालों से आप और हम देश की राजनीति को देख रहे हैं, मंत्रियों के कामकाज को देख रहे हैं। इस बार मंत्री जितने अपने काम को लेकर अलर्ट नजर आ रहे हैं, केंद्र के कई कैबिनेट मंत्रियों से मेरी बात होती है, वो अपने काम को लेकर उन्हें जितना अलर्ट रहना पड़ रहा है, जितना अपने विभाग से संबंधित जानकारियां अपने फिंगर टिप्स पे रखना पड़ रही है, इसका कारण ये कि वो बोलते कभी भी मोदी जी हमको बुला लेते हैं और हम उनके सामने ब्लैंक तो रह ही नहीं सकते। मतलब अंदाज लगाइए आप कि वो कितनी वॉच रखे हुए हैं, कि उनकी कितनी पैनी निगाहें हैं कि जो सांसद लोकसभा या राज्यसभा की कार्रवाई में रुचि नहीं लेते हैं, उन्हें बकायदा प्रधानमंत्री कार्यालय या प्रधानमंत्री ने जिस मंत्री को जिम्मेदारी सौंपी वो अपने दफ्तर में बुलाकर तलब करते हैं और पूछते हैं कि आप संसद में इन दिनों में क्यों उपलब्ध नहीं रहे। इसी का नतीजा है कि पार्लियामेंट के सत्रों में, जब पार्लियामेंट का सेशन चलता है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद 100% उपस्थिति बनाने लगे। जिन सांसदों की उपस्थिति कम थी, उन सांसदों को नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, पंजाब, गोवा और मणिपुर के चुनाव में कोई काम नहीं सौंपा। ये उनका नाराजगी के इजहार करने का एक तरीका था। एक खास प्रयास में भी एक सवाल आपसे करना चाहता हूं कि अब ईवीएम का रोना कैसे रोया जाएगा, क्योंकि ये हमने हमेशा देखा कि जब भी भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो विपक्षी दल ईवीएम का रोना रोते हैं। देखिए, भारत का चुनाव आयोग एक विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखता है। जब भी ईवीएम को लेकर कोई बात उठती है, चुनाव आयोग, आपने तो सुना होगा और हमने देखा भी है कि चुनाव आयोग कई बार तो बोल चुका है कि आइए आप चुनाव आयोग के कार्यालय में आके बताइए कि आखिर इससे हैक कैसे कर सकते हैं। तो ये तो प्रतीक जी, जो पार्टी जीत जाती है वो ईवीएम को लेकर कोई बात नहीं करती, जो पार्टी हार जाती है वो ईवीएम पे दोषारोपण करती रहती है। लेकिन एक स्वस्थ लोकतंत्र है इस देश का, जहां पर राजनीतिक दलों को चुनाव के दौरान अपना पराक्रम दिखाने का पूरा मौका मिलता है और जनता अपनी मर्जी की बादशाह है। जनता और ये बात भी समझ में नहीं आती कि भाजपा जो है पश्चिम बंगाल में, पंजाब में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरल में, हाँ, यदि अगर हैक क्यों नहीं कर पाती है? हाँ, अगर ईवीएम में मैनिपुलेशन की ऐसी बात है तो आपने जो राज्य बताए वहां क्यों नहीं हैक कर पाती? क्योंकि भाजपा तो चाहेगी ना कि पूरे देश में उनकी सरकार है। पश्चिम बंगाल में तो बहुत कुछ दांव पे लगा था। पश्चिम बंगाल में तो भाजपा की प्रतिष्ठा दांव पे थी, प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा दांव पे थी, अमित शाह की प्रतिष्ठा दांव पे थी, जेपी नड्डा की प्रतिष्ठा दांव पे थी। उसके बावजूद जो है वहां चुनाव नतीजे भाजपा के खिलाफ है। तो ये तो ईवीएम को लेकर जो है, पर कल लग रहा है आपको कि ईवीएम को भी शोर मचाएंगे हमारे समाजवादी मित्र और कांग्रेसी मित्र? नहीं, समाजवादी मित्र मचा सकते हैं, क्योंकि जो 2 दिन का नज़ारा हम देख रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जिस तरह से ईवीएम को लेकर समाजवादी दल के नेता जो है प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, तो वो हो सकता है कि वो उस पर उंगली उठाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद तिवारी जी, एक लंबी बातचीत करने के लिए, एक व्याख्या करने के लिए। इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि ब्रांड मोदी सब पर भारी पड़ रहा है और आगे भी 2024 में भी अगर ब्रांड मोदी छाया रहे तो मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।